तो हम फाइनली पहुँच गए, शेरपास भी अलॉटेड हो गए। अब हम मुझे ऐसा लगता है जो मैंने सुना है कि पहले हम बेस कैंप 1 जाते हैं, फिर 2 जाते हैं, फिर 3 जाते हैं और लास्ट 4 जाते हैं। तो ये इसकी जर्नी कैसे होती है? उसी को रोटेशन बोलते हैं, एक्मेटाइजेशन का रूट। तो हम लोग, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पहले कैंप 1 की बात करते हैं। 6100 मीटर का हमारा कैंप 1 होता है। कुंभू ग्लेशियर को पार करके हमें जाना पड़ता है। रात को हम लोग निकलते हैं हेड टॉर्च लगा के, ठंड भयंकर लग रही होती है। एक दूसरे को गले लगाते हैं जाने से पहले हमेशा, क्योंकि पहाड़ पे जब भी आप रोटेशन पे भी जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप जिंदा होगे, अच्छा। क्योंकि कई बार लेडर्स जब गिरते हैं तब क्रवास में गिरते हो तो आपकी आगे और पीछे की पेट की चमड़ी की आंतें निकल आती है। ओके। कई बार आप यदि सेफ्टी हम लोग नहीं लगाते, कैराबिनर नहीं लगाते, लॉकिंग कैराबिनर, नॉर्मल कैराबिनर लगाया और एक्सीडेंट हुआ तो फिर चले गए, आप गिर गए, एवलांच आ गया, दब गए, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। एवलांच क्या होता है? छोटी सी बर्फ से शुरू होता है वो और बड़ा सा विकराल रूप ले लेता है। भर ओके। भर भर और बर्फ के टुकड़े ऐसे नहीं रहेंगे, वो ऐसे रहेंगे सिर्फ एक रूम की दीवार के बराबर, बड़े बड़े पिलर। सो एवरेस्ट का जितना भी वो हैंगिंग ग्लेशियर है रखा हुआ, तो ये बड़े बड़े एवलांच आते हैं। तो जो मैंने बताया कि 2015 में ऐसा हुआ था कि सबसे सेफ जगह मानते हैं हम बेस कैंप को, जी। पर भूकंप जब आया था तो बेस कैंप में जितने भी लोग थे तो आसपास के जो भूकंप आने की वजह से हैंगिंग ग्लेशियर है वो सब टूट गए और जितने भी ओहो! लोग बेस कैंप में थे उन सबकी डेथ हो गई। ओके। और जो रोटेशन के लिए कैंप 1 जा रहे थे उन सब की भी रास्ते में डेथ हो गई। जो कैंप 2 पहुंच चुके थे वो सेफ जगह पे थे। पर ऐसा क्यों हुआ कि वो लोग बच गए, कैंप 2 वाले बच कैंप 2 गए एक और ऐसा एरिया है कि वो थोड़ा खुला हुआ है? थोड़ा खुला हुआ है और ऐसा है कि बचा हुआ जगह है। ओके। हम कैंप 2 को भी थोड़ा सेफ मानते हैं। कैंप 1 सबसे डेंजरस ओके। और उसका जो रूट है वो बहुत डेंजरस है। बेस कैंप को सेफ मानते थे, उसके बाद हम बेस कैंप को भी सेफ नहीं मानते, क्योंकि बेस कैंप में जब भी यदि ऐसी चीज़ें होंगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, तो आप मतलब वो इंसिडेंट ऐसा था सर कि सारी टीमें रोटेशन करके बेस कैंप आ चुकी थी, ओहो! कुछ ही टीमें थी जो ऊपर थी। तो इसमें शेरपास भी क्लाइंबर्स, शेरपा और बड़े बड़े मतलब मोराल, पत्थर, बर्फ ऐसे आई कि टेंट के अंदर अब आप दब गए, कहाँ लगी, कैसे लगी, क्या पता। और तो उसमें कुछ रेस्क्यू हो पाया था पहले कुछ उस वक़्त? लोगों का रेस्क्यू हुआ जिन जिन की उम्र लिखी थी और वो बच गए, नहीं भी बचे। तो बहुत सारे उस समय इंजरीज हुई तो थी। कभी अगर ऐसे कोई अवलांच आ जाता है तो हम उसमें अपने आप को सर्वाइवल कैसे करें? मैंने जैसे सुना है कि कई बार अगर आप अवलांच में फँस गए तो आप को थूकना चाहिए। ये सुनने में बड़ा अजीब भी लगता है, एग्ज़ैक्टली। पर हमारे जो टीचर होते हैं वो यही सिखाते हैं हमें कि तुम पहले हमें बताते, बर्फ के अंदर दबोगे तो कैसे ढूंढोगे, अंधेरा है, कमरा है, कैसे खोजोगे। हम इमेजिन करने लग जाते हैं, फिर बोलते हैं, आप बोलो थूको, ऐसे करके ऐसे करो, थू। तो हम लोग ऐसे करते हैं, फिर हम देखते हैं वो हमारे ऊपर आए, छी छी, इतना गंदा लगता है। पर वो प्रैक्टिकली बताते हैं कि जब आपके अंदर, आपके एवलांच में जब आप फंसते हो तो आप ऐसे ही घुप अंधेरी जगह पे तो हो, आपको खोजना है कि किधर खोदूं। आपको क्या पता, आप गलत दिशा में खोदने लग गए तो क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। टाइम बहुत कम है, वरना वो हार्ड ढूंढने जाएगी। हाँ। तो वो थूकने से यदि हमारे नाक के ऊपर वापस थूक आई, मतलब हमें ऊपर खोदना है, बगल में गए तो इधर खोदना है। वैसे सेम समंदर के अंदर कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि हम भूल जाते हैं, पूरा समंदर डार्क नीला काला पड़ चुका है, हम दिशा भूल गए। और कई बार हमारा दिमाग क्योंकि स्लो काम करता है, तो उस समय के लिए भी हमारे इंस्ट्रक्टर सिखाते हैं बबल। तो ये दोनों चीज में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। बबल छोड़ेंगे तो वो ऊपर जाएंगे, थूकेंगे तो भी वो ऊपर जाएगी, नाक के ऊपर गिरेगी। तो वैसे खोदना शुरू करते हैं। पर प्रैक्टिकली सर मैं बताती हूँ कि वो तो ईश्वर के हाथ में है आपका। कई बार आप ऐसी जगह पे हो कि कम आपके ऊपर चीजें हैं तो आप फटाफट खोद लिए निकल गए। बाकी कई बार तो आप इतना नीचे दबे होते हो, कितना खोदोगे, कितनी देर आपकी सांस है, कितना कर पाओगे आप। राइट। और रेस्क्यू टीम आती, कई बार लोग 2-2 3-3 दिन तक दबे हुए व्यक्ति जिंदा बच जाते हैं। और कभी कभी 1 घंटे का बाद या आधा घंटा 3 मिनट बाद वाला व्यक्ति भी नहीं बचता। तो ओह! कि कुछ नहीं पता आपको। हुँ, हुँ, हुँ। तो जैसे कुछ लोग क्रवासिस में गिरते हैं तो वो क्रवास से रेस्क्यू तो कर लेते हैं, पर हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं। नीचे जब गिरते हैं तो आप एक तरह से वो नदी जैसे ही बहता है, ठंडा इतना हो जाता है कि आपका बॉडी ठंडा 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 हो जाता है। मतलब हम लोगों को फर्स्ट बाइट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, हाइपोथर्मिया हो चुका होता है, निकालते हैं तब तक देर हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का एक ही रूप है कि सेफ्टी बरतो जितनी खुद से हो सकती है, बाकी ईश्वर के हाथ में और प्रकृति के हाथ में कब क्या हो जाए। राइट। तो कैंप 1 का जब रोटेशन करते हैं तब डर लगता है, तब हम कहते हैं। जब मैं भी पहली बार बेस कैंप गई थी तो मैंने क्लाइंबर्स को देखा, क्या फिट बॉडियाँ आई हैं, लड़कियों को देखा, मतलब 6 फीट 5 इंच की
क्लाइंबर है और उनके सामने मैं खड़ी हूँ तो मैं तो पिद्दी सी अच्छी लग सी रही हूँ लग ना, रही हो। मतलब भले ही मैं 5-7 की हूँ पर मेरे को फिर भी मैं छोटी लग रही थी। तो मैंने जब उनको देखा कि यार ये इतनी कितनी खतरनाक क्लाइंबर होंगी, ये होंगी, पर जब लेडर पार करते हैं, बड़ा सा निसन्नी नुमा, बीच में क्रवास है और लेडर जिग 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 हिल रहा जिग है। हिल रहा है और एक पतली सी रस्सी इस छोर पे उस छोर पे लगी और आपका सिर्फ उस पर कैराबिनर लगा है, लॉकंग कैराबिनर, और आपको वहां से वहां पार करना है और आपका क्रैम्पोन उलझ सकते हैं तो आपके पैर में भी छेद हो सकते हैं और आपको टक टक करके जाना है और टाइम बहुत कम है कि और भी लोग पीछे पैर से थर 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 कांपते हैं, हवा आगे से झोंके लगते हैं कि क्या ही बताएं, और वो लेटर ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है। वहाँ आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काम आता है। तब मैंने देखा है कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर भी है वो गिव अप करके चले जाते हैं, और जो बहुत कमज़ोर क्लाइंबर भी है बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए वो अच्छे से पार कर जाते हैं। तो मेंटल स्ट्रेंथ वहाँ काम आती है, फिजिकल फिटनेस इतनी ज़्यादा नहीं। अगर मैं ऐसा कहूँ कि ऐसे कितने लोग होते हैं जो कि सिर्फ कैंप 3 से ही वापस आ जाते हैं? सर ये गिनती हर कैंप के बाद कम होने लग जाती है। ओके। कुछ लोग बेस कैंप से ही वापस जा सकते हैं क्योंकि उनको सूट ही नहीं किया, उनका पल्स रेट कम ही नहीं हुआ। कुछ लोग कैंप 1 पहुँचते हैं, कैंप 1 के बाद खून की उल्टियाँ, पेट का एसिड बाहर निकल जाना, पूरा चेहरा सूज जाना या डेथ भी हो सकती है। तो कैंप 1 से रेस्क्यू हो सकता है, जो हमने करवाया था शुरुआत में इंश्योरेंस, तो वहाँ हेली रेस्क्यू संभव है 6100 मीटर पे। कैंप 2 में सबसे ज़्यादा हमारे लोगों का शरीर जवाब देता है, हम जिग 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 करके पहुँचते, पर जैसे 6500 मीटर का एल्टीट्यूड शूट करता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी दिखाती है कि मैं इस एल्टीट्यूड पे रहने के लिए नहीं बनी हूँ। हमारी बॉडी इतनी कमज़ोर फील होती है क्योंकि इस एल्टीट्यूड में हमारे सेल, हम कहते हैं ना पहाड़ पे तो यार रह सकते हैं क्या है, पर पहाड़ पे रहने के लिए उस एल्टीट्यूड पे हम बने नहीं हैं क्योंकि हमारे सेल्स बनना शुरू होते हैं। हमारा शरीर काय से बना है, हार्ड मार्स से बना है, फेट, मसल्स एंड सेल्स। वहाँ जाने के बाद आपकी बॉडी के सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, आपको भूख नहीं लगती पहले तो, और आपका शरीर और ज़्यादा खाने भी नहीं देता है क्योंकि उसका काम है दिमाग को ऑक्सीजन देना, वो पचाने के लिए नहीं रहता। आपकी बॉडी ये मसल्स को भी बहुत जल्दी कंज्यूम होना शुरू कर देती है। फेट खत्म करती है पहले और मसल्स खत्म कर देती है, बाद में बचा सेल्स। धीरे धीरे सेल्स 6500 मीटर पे कम होता है, इतना नहीं होता, पर बहुत थोड़ा सा चलोगे और चलते नहीं बनेगा, ऐसा होगा। बहुत बहुत थकान, बहुत चीज़ें, और वहाँ एक्मेटाइजेशन असलियत में होता है। हम 2 दिन रुकते हैं क्योंकि वहाँ बॉडी को 2 दिन ऐसा जूझती रहती है, उल्टी करती रहती है कुछ लोगों को इतना सीवियर हेडेक होता है कि जीवन में कभी नहीं हुआ ये सब होगा। कैंप 1 पे होता है? कैंप 2 पे ज़्यादा होता है। कैंप 2 पे ज़्यादा होता है, ओके। कैंप 1 पे भी होता है, पर आधे लोग कैंप 1 से चले गए और उसमें से फिर कैंप 2 से आधे लोग चले जाते हैं। ओके, तो पहले हम बेस कैंप से कैंप 1 जाते हैं, 2 दिन वापस रुकते आते हैं, हैं, फिर वापस आते 1 हैं। रात रुकते हैं, 1 रात रुकते हैं, ओके। फिर हम वापस बेस कैंप से कैंप 2 जाते हैं। कैंप 1 पे 1 घंटा रुके, ओके। फिर सीधा कैंप 2 पहुँचते हैं। अच्छा। जैसे रात को हम चले, आज रात की 12 बजे मैं चलना शुरू करूँगी, सुबह 9 या 10-11 बजे तक मैं कैंप 1 पहुँचती हूँ। मैं 1 घंटा बैठती हूँ, थोड़ा सा पानी पीती हूँ और मुझे फिर से कंटिन्यू चलना है। तो दूसरे दिन की शाम को 7, 8, 9, 10 बजे तक मैं कैंप 2 पहुँचूँगी। तो एक इतना लंबा टाइम हो जाता है कि ये आपको दिन भर चलते रहना है? दिन भर चलते रहना है। ओके, और आपके बैग का वेट कितना रहता है टेंटेटिवली? 26 किलो से ज़्यादा ही रहता है। ओके, और फिर आपको कैंप 2 में कितने दिन रुकते हैं आप लोग? कैंप 2 में मेरे शेरपा ने कहा था 2 दिन। 1 दिन क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ही खराब स्थिति कर चुकी है, जैसे लगता है कब भाग जाएँ इस जगह से। उल्टियाँ होती हैं, मुझे होता था हेडेक। नींद का तो हम लोग ऐसे उपचार कर लेते हैं, पर हेडेक इतना ज़्यादा होता है, उसका एक ही उपचार है कि थोड़ा-सा ऊपर जाओ फिर डाउन पे आ जाओ। इतना पानी पियो, यूरिन जाओ, पानी पियो, यूरिन करो, ताकि हम एक्लिमेटाइज़ हो। कुछ लोगों को तो भी एक्लिमेटाइजेशन नहीं होता, वो कितना भी अच्छा क्लाइंबर है तो उसको भी वापस जाना पड़ेगा। और फिर कैंप 3 को हम टच करने के लिए जाते हैं सब लोग। कुछ लोग कैंप 3 में रुकते भी हैं, पर कुछ लोग टच करने के लिए जाते हैं। कैंप 3 मतलब 7000 मीटर तो के। कैंप 3 वापस आप बेस कैंप से आते हो या कैंप 2 से ही सीधे कैंप 3 के लिए कैंप निकल 2 जाते हो? से कैंप 3 जाते हैं, ओके, पर तो कई कैंप 2 बार में कितने दिन रुकते हो आप? 2 दिन। और ओके। कई बार ऐसा भी होता है कि वापस नीचे जाते हैं, वेदर खराब होने लग गया तो फिर से वापस जाएँगे। फिर कैंप बेस 1 कैंप तक? आएँगे, हाँ, फिर से कैंप ओह! 1 आएँगे, कैंप 2 आएँगे, फिर कैंप 3 टच करने के लिए आएँगे, उस एल्टीट्यूड तक हमारी बॉडी पहुँचे। कैंप 3 मतलब छोटा है चढ़ने में घंटे, पर कठिन बहुत है। 70 डिग्री का सीधा ग्रेडियंट है। मोटा मतलब 23 या 24,000 स्क्वायर फीट 24,000 फीट मतलब पे? 7000 मीटर टच करने लग जाते हैं हम लोग। ओके। सो मतलब वो 70 डिग्री का सीधा ग्रेडियंट है। ब्लू की जगह ब्लैक ग्लेशियर शुरू हो जाता है, मतलब जितना ग्लेशियर पुराना होता है वो डार्क हो जाता है, ब्लैक ग्लेशियर शुरू हो जाता है। सीधा आप चढ़ नहीं सकते, तो आपके पैर के 2 नाखून, मतलब
आपको क्या बोलें, अंगूठे के सामने हमारे जो क्रैम्पॉन लगे होते हैं, उसके द्वारा सीधा चढ़ना है। तो आपके पूरे टाइम आपके काफ ऐसे भरे रहते, इतना इतना क्रैम्प रहता है कि पूछो मत। बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी नहीं है, और कर ज़्यादा नहीं, 6 घंटे चलना है बस। और वो 6 घंटे हर समय आपको सब याद आ जाएंगे जिनको आप मानते हो, और ऊपर से छोटे छोटे पत्थर भी गिर रहे होते हैं। कैंप 3 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टेम्परेचर और विंड। ओके। ये तो दर्द होता ही है, ओके ओके, पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा हवा की रफ्तार बढ़ चुकी होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बहुत चिल्ड हवा, वहाँ पे कई लोगों को चिल ब्लेन हो जाता है, मतलब फोर्स फाइट की पहली स्टेज होती है जो कई लोगों को हो जाती है। कैंप 3 पे जब हम लोग रुकते हैं बैठते हुए, तो सब लोग एक टेंट में कई बार बैठते हैं, क्योंकि वो हम सबको उड़ा ले जाएगा। तो हम लोग 6 लोग, यहाँ मैं बोलूँगी कि हम 6 लोग एक साथ चिपक के बैठे। कितना कितना अजीब तरीके से सोचे जाएंगे। राइट। वहाँ ये है कि 6 लोग नहीं उठेंगे तो सब उड़ के चले जाएंगे। टेंट में बैठना ज़रूरी है, बंदरों की तरह एक टेंट में। तो मैंने देखा कि वहाँ हम लोग ये मानवता की इन चीज़ों से बहुत परे उठ चुके होते हैं। थोड़ा विंड से बचने की कोशिश करें। वॉशरूम भी जाना है तो कैराबिनल लगाया ऐसे तिरछा करके जाते हैं, और टेंट ऐसे तिरछा लगा हुआ होगा, सोएंगे तो ऐसे तिरछे सोएंगे, फिर वापस आते हैं। कई लोगों को कैंप 3 के बाद समझ में आता है कि वो ऊपर जाने के लिए नहीं बने। मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है कैंप 3। हाँ, मैं किसी का देख रहा था तो उन्होंने बताया कि वो और उनके शेरपा कैंप में सो रहे थे पत्थर आ और गया। बीच में से एकदम पत्थर आ गया, और वो दोनों जब सो रहे थे तो उनके एग्जैक्ट बीच में से निकला पत्थर। अगर दोनों में से कोई भी 5 सेंटीमीटर भी इधर-उधर होता तो सीधे उनके सर पे हिट होता। हाँ, क्योंकि मैंने बताया ना, चढ़ते समय छोटे-छोटे पत्थर गिरते हैं। तो मैं जब चढ़ रही थी तब हमारे शेरपा के घुटन में पत्थर लगा था, मेरी नाक पे लगा था थोड़ा सा ही। ये हम लोगों के लिए नॉर्मल था। हम उसी रात को एक बड़ा पत्थर हमारे क्योंकि आप सोते थे ऐसे सोते ना सीधे, मैंने आपको बताया, तो उसकी सिर से तो निकल गया वो, पर नाक थोड़ी वैसी थी, उसकी नाक पे लगा। अब वो क्या करे, वापस जाना पड़ा। तो वहाँ पत्थर बहुत आते हैं, विंड, क्योंकि हवा बहुत चलती है, बहुत तेज हवा चलती है। तो कैंप 3 मतलब हम तो कहते हैं कि वहीं से सेल्स, मतलब इसके बाद डेथ जोन शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके बाद उसे डेथ जोन इसलिए कहते हैं कि इसके बाद हमारे सेल्स ऐसे तेजी से गिरते हैं कि हम हर सेकंड मर रहे होते हैं। ओके, तो डेथ जोन एग्जैक्टली कैंप 3 को ही बोला जाता है या उससे कैंप ऊपर है? 3 के बाद से, कैंप 3 मतलब के वैसे बाद से। कैंप 3 का पहुंच चुके हैं वहीं से मान लेंगे, ओके। पर कैंप 3 में फिर भी आप बच सकते हो संभवतः। हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरेगा, पर वो हैंगिंग लटका सकता है। आपको 6 बजे से पहले आपको खींच सकता है, बस में रीढ़ की हड्डी टूट जाती है जब आपको वो खींचता है। तो कई बार रीढ़ की हड्डी एकदम पुल अप होती है तो टूट जाती है, तो वो आदमी बच जाएगा, पर वो पैरालाइज हो जाएगा जीवन भर के लिए। पर कैंप 3 में आप तो भी मरने के चांसेस कम है, पर मर सकते हो। पर आपको मतलब ये चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। तो उस वाले जोन को डेथ जोन क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके बाद ऑक्सीजन नहीं मिलती, हमको सप्लीमेंट ऑक्सीजन ब्रीथ करनी। इस तक हम लोग विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर के आ सकते हैं। इसके बाद हमें ऑक्सीजन लेनी है, क्योंकि हमें क्लाइंब करना है, और बॉडी बहुत सारे संकेत ऐसे दिखा देती है कि वो इससे आगे जाने के लिए नहीं बनी है। क्योंकि लोगों को पल्मोनरी एडिमा होते हुए देखा हम लोगों ने, और इतनी ठंड की वजह से कुछ लोगों को सूट नहीं होता, हाइपोथर्मिया होते हुए देखा बिना कुछ रीज़न से। चिल ब्लेन, मतलब वो क्लाइंबर आया है, कुछ सेकंड ही वहाँ रहा है, उसको वो विंड एकदम ऐसे लगी तो उसको चिल ब्लेन हो गया, उसकी पूरी हथेलियाँ रेडिश हो गई। वो नहीं करेगा और वो कंटिन्यू क्लाइंबिंग आगे कंटिन्यू करेगा तो उसकी उंगलियाँ पूरी हाथ काटना पड़ेगा, गैंग्रीन बन जाएगा वो। तो कैंप 3 आपको बता देता है कि आप पहाड़ के कितने एल्टीट्यूड पे पहुँच चुके हो। ओके, हम कैंप 3 तक तो पहुंच गए, बट ऐसा बोला जाता है कि कैंप 3 के बाद रेस्क्यू वगैरह कुछ नहीं हो पाता, और आपके साथ 2 ही लोग होते हैं, एक भगवान और एक शेरपा। तो कैंप 3 के बाद शेरपा का क्या रोल होता है? बिल्कुल सही बोला आपने। इसके बाद सिर्फ भगवान होता है, शेरपा होता है आपके साथ। और कैंप 3 से पहले ये होता है कि वो थोड़े आपके आगे होते हैं। हिडन क्रेवासेस, अनहिडन क्रेवासेस जो होते हैं उसके विषय में उनको बहुत ईज़िली बहुत अच्छे से पता होता है। और एक जो लेडर्स वगैरह पार करने होते हैं तो वो रोप वगैरह पकड़ लेते हैं। पर यहाँ से तो बस उनकी ऑक्सीजन आपको चेंज करनी है, आपकी ऑक्सीजन उनको उनको चेंज करनी चेंज है। करनी है। दोनों को नज़र रखनी पड़ेगी। जिसको अभी मतलब ध्यान भटका टाइम पे नहीं हुआ, व्यक्ति को पहले हेलुसिनेशन होता है। उसको लगता है कि मैं पहाड़ पे हूँ, पर वो असलियत में घर पहुँच चुका होता है अपने ख्यालों में। ओके। और कई बार ऐसे टाइम पे, सही टाइम पे शेरपास के द्वारा ऑक्सीजन बॉटल नहीं चेंज करने की वजह से कई सारे क्लाइंबर हैं
जो प्रवास में कूद जाते हैं, उसमें से मेरे भी एक पहचान के थे, जिन्होंने रवि ठाकुर उनका नाम आपके था। साथ शायद ट्रेनिंग ली था? हाँ, हाँ। HMI में हम लोगों ने एडवांस कैंप साथ में किया था। वो सबमिट करके आ रहे थे, मतलब इसमें मैं बताती हूँ कि शेरपा का कितना बड़ा रोल होता है। जी। उनका ऑक्सीजन कुछ देर पहले खत्म हुआ, और क्योंकि जो लाइन होती है उसमें और भी लोग होते हैं, तो उनके शेरपा अपना जुमार चेंज करके उस लाइन में आ रहे थे। तब तक 2-3 क्लाइंबर और बीच में आ चुके थे और उनके शेरपा आ चुके थे, तो 5 लोगों का गैप हो गया। जब तक वो उनको पार करने के बाद अपने क्लाइंट तक पहुंचे, मतलब रवि ठाकुर भैया तक पहुंचे, उनका दिमागी संतुलन हम कहें, हेलोजिनेशन हो चुका था ऑलरेडी, और वो अपने सपने में, मतलब सपना कहें या ख्याल कहें, मुझे नहीं पता उस समय कैसा लगता होगा, पर सबने ये बताया कि उन्होंने और उनके बॉटल वॉटल बैग वैग निकाले, उनके शेरपा कोशिश भी करा कि उन तक रीच करे पहुंचे। तब तक तो जो क्रवास था सामने, वो उसमें कूद गए थे। ओह! प्रवास क्या होता है? क्रवासेस बड़े बड़े दरारें होती हैं बर्फ की, इतनी बड़ी होती है कि कई बार आप उसमें चले जाते हो तो उसमें समा जाते हो, फिर कभी निकलते नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि वो बीच में जुड़ी हुई रहती, तो आपको निकाल सकते हैं, पर आप हाइपोथर्मिया से, जिसमें आपकी डेथ हो सकती है। आपने कभी ऐसे देखा जमीन को फटते हुए बारिश के दिनों में, जब पानी नहीं जी, निकलता जी, है, जी, जी। वैसी दरारें, पर अब ये समझो वो इतनी बड़ी दरारें, इतनी विशालकाय दरारें होती, क्रवासेस होते हैं कि उनमें को जोड़ने में, उनको पार करने में 6-6 निशानियां, हमारी आम भाषा में कहें उनको हम लेडर्स कहते हैं, जी। ऐसे लगाने पड़ते थे। ऐसे पहाड़ों पे बड़े बड़े क्रवासेस होते हैं। उनकी डेथ हुई, जो किस्सा आज तक वो हुआ, क्योंकि मेरा सबमिट पुश उस समय था और वो सबमिट करके आ रहे थे। मुझे ये पता था कि रवि ठाकुर भैया जिनसे रास्ते में मैं मिलेंगे। बेस कैंप में मिली हूँ, कहीं ना कहीं तो हम टकराएंगे। और 16 तारीख को हमने सुन लिया था कि अरे इनका सबमिट हो गया है, अब हमें बुद्ध पूर्णिमा पे हम जा रहे हैं, तो 21 की हमने डेट रखी थी कि वेदर विंडो अच्छी है, मतलब उनका हो गया, अब हमारा सबमिट होना। जब आप अपने वाले की डेथ सुनते हो ना, और ये सुनते हो, और उनकी शेरपा भी बहुत गिल्ट में चले गए थे कि इस पूरी सिचुएशन में 2 मिनट मिनट का ही गैप हुआ होगा। जी। और कई बार शेरपा के साथी या उनके साथी उनको सही टाइम पे ऑक्सीजन बॉटल ना चेंज कर पाए, और वो भी बालकनी पे खड़े हैं एवरेस्ट की, या लाइन में तो खड़े सबमिट हैं। करके लौट रहे थे, ऐसा था? हाँ, ओह! और इतना बड़ा शेरपा का रोल होता है, मतलब आपकी सांसें एक दूसरे पे निर्भर होती है, आपकी समझिए बस।